Assalamu alaikum, ninth class P1 and N1. I'm your mathematics lecturer Ido Mushtaq from the platform of Punjab Group High School Jadawala. Students, hope you are fine and well. Today 21st April 2020 we are going to discuss theorem number 2 of chapter 12. We'll also discuss some relevant questions of review exercise 12 in this lecture. Before discussing theorem number 2, आपको एक बात जो है इसके हवाले से गाइड करना है कि थ्योरम नंबर 2 थ्योरम नंबर 1 का कन्वर्स थ्योरम है। तो आइए एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कन्वर्स का क्या मतलब होता है। ये एक स्टेटमेंट आपके सामने बेटे लिखी हुई है, इफ़ द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2, कि अगर एक नंबर 2 पे डिवाइड होता है देन के बाद वाली जो स्टेटमेंट होती है वो अखज़ की होती है पहले वाले की वजह से। इट इज़ एन इवन नंबर, तो वो एक इवन नंबर होगा। अगर मैं इसी स्टेटमेंट को एक दूसरे अंदाज में लिखूं तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि इफ़ इट इज़ एन इवन नंबर, अगर एक इवन नंबर होगा तो अंडरस्टूड है कि वो 2 पे डिविजिबल होगा। यानी आप ये कह सकते हो कि बात एक ही है, स्टेटमेंट एक ही है, उसको करने का वे जो है वो चेंज हुआ है। जो पहले बात गिवन थी अब आपके पास वो 2 प्रूव में है, और जो पहले 2 प्रूव में थी अब वो आपके पास गिवन में है। इसको कन्वर्स थ्योरम कहते हैं। अब यही जो थ्योरम है कन्वर्स थ्योरम, इसको हम अप्लाई करके देखते हैं अपने आज के दोनों थ्योरम्स पे। थ्योरम नंबर 2 इज़ कन्वर्स थ्योरम ऑफ थ्योरम नंबर 1, कि थ्योरम नंबर 2 जो है वो कन्वर्स है किसका, थ्योरम नंबर 1 का। अब बेटे पहले थ्योरम नंबर 1 की स्टेटमेंट को देखते हैं और उसके बाद हम थ्योरम नंबर 2 की स्टेटमेंट को देखेंगे। प्रूव दैट अ पॉइंट, कि कोई एक नुक्ता था, वो कहाँ पे था, ऑन द राइट बाई सेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट, वो किसी लाइन सेगमेंट के राइट बाई सेक्टर पे था। बेटे मैंने आपको बताया था ये जो इज़ से पीछे वाली स्टेटमेंट होती है ये गिवन है आपके पास। यहाँ से ये जो है कि वो इक्वी डिस्टेंट होता है उसके एंड पॉइंट से, ये आपने प्रूव करना है। तो जब आप ये वाला जो गिवन था यहाँ पे अब सेकंड थ्योरम को पढ़ते हैं, जो कि आज का हमारा जो है वो लेसन है। प्रूव दैट अ पॉइंट, साबित करें कि कोई एक नुक्ता इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट। देखें जो बात कल हमने साबित करनी थी आज वो हमारे पास गिवन है। आज हमने साबित क्या करना है, ये जो इज़ के बाद वाली स्टेटमेंट है क्या है वो, कि वो उसके राइट बाई सेक्टर पे है। कल ये बात हमें पता थी कि वो इसके राइट बाई सेक्टर पे है। तो अगर किसी थ्योरम का गिवन जो है वो नेक्स्ट थ्योरम का 2 प्रूव और उसका 2 प्रूव नेक्स्ट का गिवन बनता है, तो उस पहले वाले थ्योरम का जो होता है उसको जो है वो थ्योरम नंबर 1 और दूसरा वाला उसका कन्वर्स थ्योरम कहलाता है। अब बेटे थ्योरम नंबर 2 को डिस्कस कर रहे हैं हम। यहाँ से आपने बेटे याद करना शुरू करना है थ्योरम। स्टेटमेंट पढ़ती हूँ उसकी, एनी पॉइंट, कोई एक नुक्ता, इक्वी डिस्टेंट, वो नुक्ता कहाँ पे वाक़या है, वो एक जैसे फासले पर वाक़या है, किससे, फ्रॉम द एंड पॉइंट्स। एंड पॉइंट्स किसके बेटे, लाइन सेगमेंट के। तो सबसे पहले आपने लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। ये उसका आपने पॉइंट ए लिया, ये पॉइंट बी लिया, और इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके आपने लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दिया। लाइन सेगमेंट की कोई यहाँ पे लेंथ स्पेसिफिक नहीं है, आप इसकी 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर जितनी डायग्राम ड्रॉ करना चाहे कर सकते हैं। अच्छा, लाइन सेगमेंट ड्रॉ हो गया, उसके बाद एक पॉइंट हमने यहाँ पे लगाना है ऐसी जगह पे कि उसका जितना डिस्टेंस इस वाले एंड पॉइंट से आएगा उतना ही डिस्टेंस इस वाले एंड पॉइंट से आना चाहिए। तो ये बात पी ए और पी बी ये सेम होने चाहिए। ये बात हमें कहाँ से पता चली है, इस वर्ड से पता चली है, इक्वी डिस्टेंट वाले। तो इक्वी डिस्टेंट वर्ड का मतलब होता है एक जैसे फासले पर। तो यहाँ जो पॉइंट हमने लगाया उसको हमने पी का नाम दिया, और यहाँ पे ये जो लाइन लगी हुई है इसका मतलब है कि ये वाली साइड इस वाली साइड के कॉन्ग्रुएंट है। नेक्स्ट पढ़ते हैं जी, इस के बाद वाली स्टेटमेंट, ऑन द राइट बाई सेक्टर ऑफ इट, के ये जो पॉइंट है इस ए बी का अगर आप राइट बाई सेक्टर ड्रॉ करते हो तो ये उस राइट बाई सेक्टर के ऊपर एक पॉइंट होगा। बेटे राइट बाई सेक्टर के लिए जो है वो 2 कंडीशंस का फुलफिल होना ज़रूरी है, एक 90 के एंगल बनने का, और दूसरी बात ये कि यहाँ पर ये जो लाइन सेगमेंट है इसका इस तरफ जितना डिस्टेंस होना चाहिए उतना ही इस तरफ होना चाहिए। तो वो आपके पास क्या होगा, यहाँ पे इसका राइट बाई सेक्टर होगा और फिर पॉइंट पी उसके ऊपर होगा।
तो अब हम इसको जो है वो देखते हैं कि सबसे पहले आपने डायग्राम ड्रॉ करनी है बिल्कुल इसी तरीके से। उसके बाद हमने इसका गिवन लिखना है। गिवन में हमारे पास है ए बी इज़ अ लाइन सेगमेंट, कि ए बी एक लाइन सेगमेंट है। ये देखें ये डायग्राम में पॉइंट पी ऐसी जगह पर वाक़या है इज़ सच दैट कि जो पी का इस पहले वाले एंड पॉइंट से डिस्टेंस है और जो पी का इस दूसरे वाले एंड पॉइंट से डिस्टेंस है वो कॉन्ग्रेंट है। कॉन्ग्रेंट वर्ड का मतलब होता है ऑफ सेम साइज सेम शेप, और ये कॉन्ग्रेंट का साइन है। ये पी ए के ऊपर बेटे लाइन सेगमेंट का साइन है, पी बी के ऊपर भी लाइन सेगमेंट का साइन है। आपको मैंने दोनों दिन थ्योरम बहुत ज़्यादा डिटेल से पढ़ाया है। एक एक साइन का एक एक सैम्पल का ध्यान रखना है अपने थ्योरम लिखते वक्त, क्योंकि ज्योमेट्री में अगर आप लाइन की जगह लाइन सेगमेंट या फिर जो है वो रे का साइन लगा देते हो तो वो टोटली गलत हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं जी, टू प्रूफ की हेडिंग होती है हमारे पास थ्योरम में। तो आज हमने ये साबित करना है कि ये जो पॉइंट P है इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी, ये ए बी के राइट बाइसेक्टर के ऊपर है। टू प्रूफ में आपने स्टेटमेंट तो यही लिखी है कि राइट बाई सेक्टर है। राइट बाई सेक्टर की इस डायग्राम के हवाले से मैं आपको बेटे कंडीशन बता दूं। पहली बात आप ये साबित करोगे कि यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है, अगर इस ट्राइंगल के लिहाज से देखूं तो उसको कहते हैं हम एंगल ACP, और इस ट्राइंगल के लिहाज से देखें तो उसको कहते हैं एंगल BCP। तो जो आपके पास एंगल ACP और एंगल BCP है दोनों इक्वल आने चाहिए 90 डिग्री के, और ये बात पूरी होगी राइट के लिए। बाइसेक्टर का मतलब होता है टू पार्ट्स, तो ये जो लाइन सेगमेंट AC है इसको इक्वल होना चाहिए लाइन सेगमेंट BC के, यानी कि आपने ये दोनों कंडीशंस जब पूरी कर देंगे तो ये साबित हो जाएगा कि पॉइंट P उसके राइट बाइसेक्टर पे है। गिवन और टू प्रूफ के बाद अब बारी आ जाती है हमारे पास कंस्ट्रक्शन की। तो कंस्ट्रक्शन में हमारे पास है जी सबसे पहले जॉइन P to C। ये डायग्राम बेटे मैंने दोबारा ड्रॉ की हुई है यहाँ पे, क्योंकि वो लास्ट स्लाइड पे थी। आपने डायग्राम थ्योरम के स्टार्ट में बस एक मरतबा लिखनी है, दूसरी मरतबा नहीं लिखनी, बनानी है आपने। ये जो पॉइंट P है इसको हमने मिला दिया, ज्वाइन कर दिया C से, और C क्या है, मिड पॉइंट है AB का, लाइन सेगमेंट जो AB है। अब यहाँ पे हमारे पास दो ट्राइंगल्स बन चुकी हैं। पहली ट्राइंगल का नाम है ACP और दूसरी ट्राइंगल का नाम है BCP। तो हम पहले की तरह जो है वो सबसे पहले ये साबित करने की कोशिश करनी है ना हमने। हमारी पहली कंडीशन यही थी कि यहाँ पे 90 के एंगल बन रहे हैं, तो 90 के एंगल बनने से पहले हम ये साबित करेंगे कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम है। जब सेम है तो हम किसी एक को साबित करेंगे वो 90 के इक्वल है, तो इसका मतलब है दूसरा भी 90 के इक्वल हो जाएगा। तो बेटे मैंने आपको उसका तरीकाकार बताया था कि जब भी आपने किसी ट्राइंगल या में एक साइड या फिर जो है वो एक एंगल को दूसरी ट्राइंगल की किसी साइड या एंगल के इक्वल साबित करना होता है तो आपके पास पोस्टुलेट मौजूद हैं। आप उस एक स्पेसिफिक एंगल को छोड़ के बाकी कोई सी तीन चीज़ों को मैच करवाते हो पहली ट्राइंगल की दूसरी ट्राइंगल के साथ। अगर वो एग्जैक्टली मैच कर जाती हैं तो इट्स मीन कि आपके पास वो जो चीज़ आपने साबित करनी है, जो एंगल या साइड, वो भी फिर चूँकि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो जाएंगी SSS पोस्टुलेट के बाद, तो फिर वो भी जो है वो कॉन्ग्रेंट ही होगा। तो सबसे पहले हमारे पास होता है जी ट्राइंगल के दरमियान कॉरस्पॉन्डेंस का साइन। ये ट्राइंगल ACP, ट्राइंगल BCP, और इनके दरमियान कॉरस्पॉन्डेंस चेक करने लगे। अब सबसे पहली बात जो हमें पता थी वो ये है कि ये जितना P का A से डिस्टेंस है उतना ही P का B से डिस्टेंस है। तो PA इसके ऊपर लाइन सेगमेंट का साइन, ये कॉन्ग्रेंट है PB के। ये हमारे पास इसकी रीज़न ये है कि ये हमें गिवन में जो है वो बात पता थी या बता दी गई थी। सेकेंड वन है बेटे, इस ट्राइंगल की ये जो साइड है PC है और इस ट्राइंगल की ये जो साइड PC है, ये दोनों के दरमियान कॉमन है। कॉमन होने का मतलब है कि सेम ही होगी फिर दोनों के लिए। तो इस ट्राइंगल का PC लाइन सेगमेंट है, उसके ऊपर साइन कॉन्ग्रेंट PC, ये कॉमन हमारे पास आ गया। नेक्स्ट हमने ये कहा कि हमने P को C से ज्वाइन किया, C उसका मिड पॉइंट है। तो बेटे जब किसी के मिड पॉइंट से ज्वाइन करते हैं इसका मतलब है उस वाले लाइन सेगमेंट के दो हिस्से हो गए हैं। A से लेके C तक जो आपके पास लाइन सेगमेंट बना और B से लेके जो C तक बना वो इक्वल आ गए, क्योंकि ये उसका मिड पॉइंट था, दरमियानी पॉइंट था। तो AC कॉन्ग्रेंट आ गया आपके पास BC का ये कंस्ट्रक्शन। तो ये बेटे तीन चीज़ें आपके पास प्रूव हो गई हैं, ये पहली और ये दूसरी साइड और ये तीसरी भी साइड। तो चूंकि तीनों साइड्स आपके पास कॉन्ग्रेंट आई हैं तो आपने जो है ट्राइंगल ACP
और ट्राइंगल BCP, यानी ये वाली स्टेटमेंट वही है, लेकिन आपने यहाँ पे कॉरस्पॉन्डेंस के साइन की बजाय यहाँ पे कॉन्ग्रेंट का साइन लगा देना दरम्यान में। ट्राइंगल ACP कॉन्ग्रेंट हो गई है ट्राइंगल BCP के कौन से पोस्टुलेट की मदद से? SSS कॉन्ग्रेंट SSS, यानी पहली ट्राइंगल की तीनों साइड्स कॉन्ग्रेंट हुई हैं दूसरी ट्राइंगल की तीनों साइड्स की। अब बात आ जाती है जो हम प्रूव करने जा रहे थे कि यहाँ पे ये जो एंगल है इसका नाम है ACP और यहाँ पे एंगल है BCP। जब ये ट्राइंगल्स ही दोनों कॉन्ग्रेंट हो चुकी हैं तो अंडरस्टूड है कि इस ट्राइंगल का जो एंगल है ACP वो अपने कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो दूसरे वाली ट्राइंगल के एंगल के भी कॉन्ग्रेंट होगा। तो यहाँ पे फिर बेटे लिखा है एंगल, ये एंगल का साइन है, एंगल ACP कॉन्ग्रेंट एंगल BCP, ये फर्स्ट ट्राइंगल का एंगल है और ये उसका कॉरस्पॉन्डिंग सेकंड ट्राइंगल का एंगल है। अच्छा, इसको पॉइंट 1 का नाम दिया है क्योंकि इसकी मदद से नेक्स्ट हम लोगों ने जो है वो जो हमारा 2 प्रूफ था उसको प्रूव करना है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स, ये हमने क्यों लिखा है इनको एक दूसरे के इक्वल? क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं किन के? कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स के। यहाँ हम ये साबित कर चुके हैं कि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट है। अब हमें एक बात पता है कि मेजरमेंट एंगल ACP, यानी कि एक लाइन के जो टोटल एंगल्स होते हैं ना बेटे वो उनका सम होता है 180, यानी वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं एक लाइन के टोटल एंगल्स। पूरे सर्कल के जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होता है बेटे 360 के, और ये एक लाइन यानी हाफ सेमी सर्कल इसको जो है वो 180 डिग्री इनके एंगल्स का सम आता है। अब इस लाइन पे दो एंगल्स हैं, पहला एंगल है ACP और इधर वाला है एंगल BCP। तो जब आप मेजरमेंट एंगल, ये मेजरमेंट यानी इसकी पैमाइश जब की जाती है, मेजरमेंट एंगल ACP प्लस मेजरमेंट एंगल BCP, चूँकि ये एक लाइन के दोनों एंगल्स हैं इनका सम लिया 180 आ गया, इसको सेकेंड पॉइंट का नाम दिया। और सप्लीमेंट्री एंगल्स इनके सामने रीजंस में लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है ऐसे एंगल्स जिनका सम 180 के इक्वल आता है। अब यहाँ पॉइंट 1 में हम कह रहे हैं कि ये दोनों एंगल्स एक जितने हैं, और यहाँ पॉइंट 2 में बेटे हम ये बता रहे हैं कि इन दोनों का सम 180 है। जब ये दोनों सेम हैं तो 180 में से एंगल ACP का कितना पार्ट होगा? 90, और एंगल BC का कितना पार्ट होगा? 90। तो यहाँ ये साबित हो गया कि मेजरमेंट एंगल ACP इक्वल है मेजरमेंट एंगल BCP के, और दोनों की वैल्यू कितनी आएगी? 90। इन दोनों पॉइंट्स की मदद से हमने ये साबित किया। पॉइंट 1 में हमने ये कहा था वो इक्वल है, पॉइंट 2 में हमने कहा वो 180 के इक्वल है, तो फिर जो है वो दोनों की वैल्यू कितनी बनती है? 90। जब 90 डिग्री हमारे पास आ गया है तो ये बात साबित हो गई है कि PC परपेंडिकुलर है AB के। परपेंडिकुलर का मतलब मैंने बताया था 90 डिग्री, यानी ये जो PC वाली लाइन है ये इस लाइन सेगमेंट AB का जो परपेंडिकुलर है। क्यों हमने इसको परपेंडिकुलर कहा? क्योंकि वहाँ पे जो एंगल था वो 90 के इक्वल प्रूफ हो चुका है। ये एक कंडीशन हमारी राइट वाली पूरी हो गई है, बाइसेक्टर वाली रह गई है। बाइसेक्टर में ये होना चाहिए कि इस तरफ का जो डिस्टेंस है A से लेके C तक का और B से लेके C तक का ये इक्वल होना चाहिए। तो CA कॉन्ग्रेंट है CB के, इसको पॉइंट 4 का नाम दिया। और ये कंस्ट्रक्शन में हमने कहा था ना कि हमने P को C से ज्वाइन करना है और C मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट से फिर दोनों तरफ एक जितना ही डिस्टेंस होता है, तो इसको कंस्ट्रक्शन में लिख दिया। यानी कि आपके पास 90 डिग्री वाली यानी परपेंडिकुलर होने वाली भी कंडीशन पूरी होगी, और दूसरा उसके दोनों तरफ का डिस्टेंस भी इक्वल हो गया, यानी मिड पॉइंट से दोनों तरफ का डिस्टेंस एक जितना है। तो ये साबित हो गया कि जो PC है यानी ये वाली लाइन है, ये AB का राइट बाइसेक्टर है। कहाँ से साबित हुआ? ये तीसरे और चौथे पॉइंट से हमें ये बात पता चली कि उसका राइट बाइसेक्टर है। जब ये राइट बाइसेक्टर है उसका, तो इसका मतलब है पॉइंट P उसी राइट बाइसेक्टर के ऊपर है। तो लास्ट पे आपने लिखा पॉइंट P इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट AB। यही आपने एट द एंड प्रूव करना था कि ये जो आपने पॉइंट लिया हुआ था ये इस AB के राइट बाइसेक्टर पे है। दोबारा से इसकी कंडीशंस रिपीट कर रही हूँ। राइट बाइसेक्टर होने के लिए आपने अपने जहन में रखना है कि एक तो यहाँ पे 90 का एंगल साबित करना है, और दूसरा इन दोनों को इक्वी डिस्टेंस होना चाहिए। तो यहाँ पे पहले हमने क्या किया? ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट साबित किया, फिर हमने इन एंगल्स को इक्वल कहा, उसके बाद इनको 180 के इक्वल रखा, क्योंकि हमें पता है एक लाइन के टोटल एंगल्स का सम 180 होता है। उसके बाद बेटे हमने इन दोनों को
जो है वो इन दोनों कंडीशंस की मदद से पता चलाया कि इसकी वैल्यू 90 है। उसके बाद ये दोनों साइड्स भी इक्वल हैं, तो आपके पास दोनों कंडीशंस पूरी होने के बाद ये बात साबित हो जाती है कि पॉइंट P इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट AB। थ्योरम नंबर 2 के बाद बेटे रिव्यू एक्सरसाइज 12। इसके कुछ ट्रू फॉल्स हैं जो आज हम लोगों ने थ्योरम पढ़ा और कल पढ़ा था, उसके हवाले से हैं, तो हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। आपको पेपर में ट्रू फॉल्स नहीं आते, आपको पेपर में MCQs आते हैं, तो यही वाले कॉन्सेप्ट जो है वो MCQs में यूज़ हो सकते हैं। आपने इनकी स्टेटमेंट को सिर्फ ट्रू फॉल्स के लिहाज से रट्टा लगाने के बजाय इनको समझ के पढ़ने की कोशिश करनी है। बाइसेक्शन मीन्स टू डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। बाइसेक्शन का मतलब होता है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, बिल्कुल ठीक है, ट्रू है ये। राइट बाइसेक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट मीन्स किसी जो है वो लाइन सेगमेंट का राइट बाइसेक्शन लिया जाता है तो उसका मतलब होता है कि उसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है जो उसके मिड पॉइंट से गुजरे, बिल्कुल। ये आपने डेफिनेशन भी याद करनी है, मैंने आप लोगों को जो है वो कल बताई थी। एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज़ नॉट इक्वी डिस्टेंट। अगर यहाँ नॉट का वर्ड ना आता तो ये स्टेटमेंट ट्रू होती, लेकिन अब चूंकि उन्होंने कह दिया है कि राइट बाइसेक्टर के ऊपर जो पॉइंट होता है वो नहीं इक्वी डिस्टेंट उनके उसके एंड पॉइंट से, तो वो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, वो गलत कह रहे हैं। एनी पॉइंट इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट। ये वही बात है जो आप आज हम प्रूव करके आए हैं, हमारे सेकंड वाले जो थ्योरम था उसका क्लेम है ये। द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर नॉट कंकरेंट। कंकरेंट वर्ड का मतलब हमने कल के थ्योरम में डिस्कस किया था। कंकरेंट का मतलब होता है पासिंग थ्रू सेम पॉइंट्स। तो जब आप किसी ट्राइंगल के तीनों साइड्स के राइट बाइसेक्टर लेते हो, राइट बाइसेक्टर्स का तरीकाकार वही है, लेकिन पहले आप एक लाइन सेगमेंट का ले रहे थे, अब आपने तीनों साइड्स का लेना है, तो वो ट्राइंगल के अंदर किसी एक पॉइंट पे मिलते हैं, उसी को कहते हैं कंकरेंट होना या हम नुक्ता या फिर पासिंग थ्रू सेम पॉइंट। तो यहाँ पे उन्होंने लिख दिया इसमें नॉट का वर्ड, जिसकी वजह से ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। थर्ड है नेक्स्ट हमारे पास द बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर कंकरेंट। तो बिल्कुल एंगल्स के बाइसेक्टर भी कंकरेंट होते हैं, ये ट्रू है। एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, अगर कोई पॉइंट किसी एंगल के बाइसेक्टर पे है तो वो इज़ नॉट इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स। तो नॉट का वर्ड लिख दिया, इस वजह से ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि होता है वो उसके दोनों आर्म से एक जैसे फासले पर, उन्होंने लिख दिया नहीं होता, इस वजह से हमने इसको गलत कहा। एनी पॉइंट इन साइड एन एंगल इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट। ये ट्रू है आपके पास स्टेटमेंट, क्योंकि इसमें उन्होंने कहा है कि अगर कोई एक पॉइंट है वो किसी एंगल के अंदर है और उसके दोनों जो है वो आर्म से एक जैसे फासले पर है, तो वो डेफिनेटली उसके बाइसेक्टर पे होगा। नेक्स्ट आज के थ्योरम के हवाले से रिव्यू एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चंस हैं, दो हम उनको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है इफ़ CD इज़ द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट AB। यानी ये एक लाइन सेगमेंट में है हमारे पास AB, CD उसका राइट बाइसेक्टर है। राइट बाइसेक्टर का मतलब हमें पता है कि ये जो पॉइंट है इसका इधर से डिस्टेंस इधर वाले डिस्टेंस के इक्वल होगा। तो पहली बात ही उन्होंने हमसे ये पूछी है कि मेजरमेंट OA किसके इक्वल होगा। यानी ये वाला जो है डायग्राम को देखें आप, मेजरमेंट OA इक्वल होगा बेटे मेजरमेंट OB के। तो बिल्कुल उसी तरीके से जैसे उन्होंने मेजरमेंट OA को लिखा है, हम मेजरमेंट OB को लिखेंगे इसके ऊपर लाइन सेगमेंट का साइन लगा के। नेक्स्ट वो पूछ रहे हैं कि मेजरमेंट AQ ये जो पॉइंट है उसके राइट बाइसेक्टर के ऊपर। तो हमें पता है राइट बाइसेक्टर के ऊपर कोई पॉइंट हो तो उसका जितना डिस्टेंस एक एंड पॉइंट से होता है बिल्कुल उतना ही डिस्टेंस दूसरे एंड पॉइंट से होता है। तो मेजरमेंट AQ बेटे आपके पास इक्वल आएगा मेजरमेंट BQ के। ये आपके पास पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया इसका। अब नेक्स्ट हमारे पास है जी इसका सेकेंड क्वेश्चन। रिव्यू एक्सरसाइज 12 का क्वेश्चन नंबर 6 है जो आज का हमारा सेकेंड क्वेश्चन है। CD इज़ अ राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट AB। यहाँ भी एक लाइन सेगमेंट AB है और ये जो CD है उसका राइट बाइसेक्टर है। राइट बाइसेक्टर की कंडीशन कि यहाँ 90 का एंगल और साथ में यहाँ पे दोनों तरफ डिस्टेंस एक जितना। अब वो हमें बता रहे हैं कि मेजरमेंट AB आपके पास 6 सेंटीमीटर है। तो आपने AL और LB फाइंड आउट करना है, यानी ये टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक बेटे 6 सेंटीमीटर है और आपने ये बताना है कि AL कितना है और BL कितना है। पहली बात तो ये कंफर्म है कि जितना AL होगा बेटे उतना ही आपके पास जो है वो BL होगा मेजरमेंट।
एल इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, चूँकि वो उसका मिड पॉइंट है तो मेजरमेंट ए एल इज़ इक्वल टू मेजरमेंट एल बी। तो जो आप एक की फाइंड आउट करोगे वही आपके पास दूसरे की होगी। अब आपने क्या करना है, जो टोटल था उसका हाफ ले लेना है, क्योंकि उसके दो हाफ हम उसका कैसे लेते हैं, उसको जो मेजरमेंट ए बी है उसको 2 पे डिवाइड कर देंगे तो बेटे हमारे पास उसका हाफ आ जाएगा, जो कि वैल्यू होगी मेजरमेंट ए एल की 3 सेंटीमीटर। क्योंकि हमने कहा था ए एल जो है वो बी एल के इक्वल है, तो वही वैल्यू मेजरमेंट एल बी की भी आ जाएगी, इज़ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमारे पास है जी बी डी इज़ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो बी डी देख लेते हैं डायग्राम में कहाँ पे है, ये बी डी है आपके पास 4 सेंटीमीटर। आपसे उन्होंने ए डी की वैल्यू फाइंड आउट करने को कहा है। बेटे डी उसके राइट बाई सेक्टर के ऊपर पॉइंट है, तो राइट बाई सेक्टर के ऊपर जो पॉइंट होता है उसका जो एक तरफ से डिस्टेंस होता है वही दूसरी तरफ से होता है। तो ए डी की वैल्यू वही होगी जो मेजरमेंट बी डी की वैल्यू गिवन है, मेजरमेंट बी डी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो आप बस यहाँ पे ये लिख दोगे मेजरमेंट ए डी इज ऑल्सो इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ओके बेटे, आज का होमवर्क आपका जो स्टार्ट में मैंने आपको स्लाइड्स बताई थी कन्वर्स थ्योरम के बारे में, वो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, उसको समझना है आपने याद करना है। आपकी बुक के पेज 211 पे थ्योरम नंबर 2 है, उसको जो है वो लास्ट तक स्टेटमेंट और रीजंस तक जहाँ पे वो बॉक्स कंप्लीट होता है आपने उसको याद करना है। नेक्स्ट ये 212 पेज तक जाके ख़त्म होता है। इसकी रिटर्न प्रैक्टिस करनी है आपने, ज़ाहिर सी बात है, नीट नोटबुक पे भी और रफ नोटबुक पे भी। उसके अलावा आज हमने रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 6 डिस्कस किया। क्वेश्चन नंबर 1 आप बुक पे ही प्रैक्टिस करोगे और 2 एंड 6 आप लोग जो है वो नीट और रफ दोनों नोटबुक्स पे प्रैक्टिस करोगे। आज के लेक्चर के हवाले से जो है वो कुछ आप लोगों की क्यूरीज को डिस्कस कर लेते हैं। अब आप लोगों ने डायग्राम जो है वो बेटे, अगर आपके जहन में ये आता है कि क्या हम लास्ट पे डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं पूरा लिखने के बाद, नहीं, आपने डायग्राम स्टार्ट पे ड्रॉ करनी है। उसकी रीज़न, एक तो डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायग्राम के बगैर आपका थ्योरम चेक नहीं होता। और दूसरी बात ये कि जब आप डायग्राम में जो जो आपने पॉइंट्स लेबल किए हुए हैं उन्हीं की मदद से आप स्टेटमेंट और रीजंस को कंप्लीट करते हो तो ज़्यादा बेहतर तरीके से आप लिख सकते हो। आपने बेटे थ्योरम को लिखते वक्त उसके क्लेम को पहले ध्यान से 2 मरतबा पढ़ना है, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि आप कौन से वाला थ्योरम जो है वो लिख रहे हो। बाज़ औक़ात बच्चे स्टेटमेंट क्योंकि थोड़ी बहुत मैच कर रही होती है तो गलती से कुछ दूसरा थ्योरम लिखना शुरू कर देते हैं, फिर चूंकि वो सारा होता तो ठीक है लेकिन रिक्वायर्ड नहीं होता तो उसको इररेलेवेंट कह के चेक नहीं करते एग्जामिनेशन। नेक्स्ट है, आपने जैसे आज का थ्योरम था हमारे पास, द पॉइंट पी इज़ ऑन द राइट बाई सेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, ये हमारे पास 2 प्रूफ था। तो जब आपने अपनी स्टेटमेंट और रीजंस कंप्लीट कर ली सारी, तो उस 2 प्रूफ को लास्ट पे लिखना है आपने कि ये बात हम साबित कर चुके हैं। अगर आप 2 प्रूफ को उस स्टेटमेंट और रीजंस के लास्ट पे जाके दोबारा से वो लाइन मेंशन नहीं करते तो थ्योरम आपका बेटे इनकम्प्लीट रहता है। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स कि आप लोग जो है थ्योरम नंबर 2 को ध्यान से याद करने के बाद उसका क्लेम पढ़ के उसको जो है वो फिर रिटन और रफ दोनों नोटबुक पे उसकी जो है वो रिटर्न प्रैक्टिस करेंगे, नीट पे भी। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।